सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। तो जैसा कि आज हम लोग अपने स्टील के MCQ क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के लिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम पिच ऑफ द रिवेट्स सेल नॉट बी लेस देन। ठीक है, तो रिवेट्स का जो रिवेट्स होते हैं उनकी मिनिमम पिच हमें कितनी होती है, मिनिमम पिच हम कितना लेते हैं। तो ऑप्शन है 1.5D, 2.D, 2.5D, 3.D। तो हम जानते हैं कि जो मिनिमम पिच होता है वो हमारा 2.5D होता है। ठीक है, रिवेट्स में जो मिनिमम पिच लेते हैं वो 2.5D होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ देख लो कि मिनिमम पिच, पहले का आंसर है जो मिनिमम पिच है आपका वो 2.5D होता है। D क्या है आपका, डाया ऑफ द होल्स। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। अगर मैक्सिमम पिच की बात करें, मैक्सिमम पिच की बात करें तो 16T और 200 mm। ये किस केस में होता है, ये टेंशन मेंबर के केस में हम लेते हैं। ठीक है ना, टेंशन मेंबर के केस में लेते हैं। ठीक, कंप्रेशन में कितना लेते हैं, 12T और 200 mm। ठीक है, कंप्रेशन के केस में। ठीक है, कंप्रेशन मेंबर के केस में। अगर हमारे पास टैक रिवेट हो तो कितना लेते हैं मैक्सिमम पिच, 32T और 300 mm। मतलब इन दोनों में जो भी लेस होगा, ठीक है, इन दोनों में जो वैल्यू लेस होगी उसको हम यहाँ पे लेते हैं। ये तो मैंने बताया था, ये तो मैंने वीडियो में भी बताया था ना, कि जो भी लेस होगा इन दोनों में से उसको हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, 300 ये किसके लिए, टैक रिवेट्स के लिए यूज़ करता है। ठीक है ना, चलो, तो इसलिए हमारा जो पहले का आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, 2.5D होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द रिवेट्स डायमीटर इज 30 सेंटीमीटर। तो रिवेट का डायमीटर है 30 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ द रिवेट होल सेल बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमें पता है कि जब हमारा डाया लेस देन इक्वल टू होता है 25 mm, तो हम लोग क्या करते हैं, जो नॉमिनल डाया होता है उसमें हम लोग 1.5 mm ऐड करते हैं। अगर हमारा डाया 25 mm से बड़ा होता है तब हम क्या करते हैं, इस डाया में 2.0 mm ऐड करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो 30 सेंटीमीटर है, तो सिंपल सी बात है कि अगर इस 30 सेंटीमीटर, एक्चुअली ये क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर नहीं होगा, 30 mm होगा। ठीक है, ये 30 mm की बात होगी, सेंटीमीटर बहुत हो गया, फिर ये टाइप करने में गलत हो गया होगा, 30 mm की बात होगी। ठीक है, तो अगर हमें डाया दे रखा है 30 mm का, तो कितना ऐड होगा, 25 mm से ज़्यादा है तो 2 ऐड होगा, तो 30 + 2 हो जाएगा, तो 32 mm हमारा आ जाएगा। तो आंसर में देखते हैं ऑप्शन में 32 mm, 31, 31.5, 32। तो C इज़ द राइट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। If the thickness of plate to be connected by a rivet is 16 mm, the suitable size of the rivet will be। अब कहना है कि मान लो कि जो हमारी प्लेट की थिकनेस है वो कनेक्ट है, रिवेट है 16 mm का। ठीक है ना, तो हमें सुटेबल साइज निकालना है रिवेट का। ठीक, तो ये क्वेश्चन ये जो है इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अनविन्स फॉर्मूला, याद है ना, अनविन्स फॉर्मूला यूज़ करते थे हम लोग। क्या कहता था अनविन्स फॉर्मूला, D = याद करो 6.05 √T, क्योंकि हमको थिकनेस गिवन है। ठीक है, तो थिकनेस 16 mm दे रखी है, तो 6.05 √16। ठीक, तो ये हो जाएगा 4, और फिर इससे करोगे तो 6 को 24 समथिंग कुछ आएगा, तो 24 mm समथिंग हमारा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में देखो 16, 20, 24, तो 24 mm वाला हमारा C इज़ द राइट आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी को। चलो नेक्स्ट, फोर्थ क्या कह रहा है, if the diameter of rivet is more than 25 mm, ठीक है,
तो डाया कितना दे रखा है 25 mm। द डायामीटर ऑफ रिवेट होल एज कम्पेयर टू नॉमिनल डायामीटर ऑफ रिवेट विल बी। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है जो अभी मैंने बताया कि d लेस देन इक्वल टू 25 mm है, तो कितना ऐड करते हैं 1.5 ऐड करते हैं। अगर d हमारा ग्रेटर देन है 25 mm से, तो कितना ऐड करते हैं d में 2 mm ऐड करते हैं, ठीक है। तो अगर 25 mm है तो यहाँ पे कितना हम ऐड करेंगे, हम लोग यहाँ पे 2 mm ऐड करेंगे, ठीक। अगर 2 mm से ज़्यादा है तो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है मोर देन 25 mm, तो 25 mm से ज़्यादा के लिए हम लोग 2 mm को ऐड करते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट आते हैं। पांचवा क्या कह रहा है भाई हमसे कि एज पर IS 800 द मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट्स यूज फॉर अटैचिंग द लग एंगल टू द गसेट और अदर सपोर्टिंग मेंबर इज। तो अब जब IS 800 1984 की बात करते हैं तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट यूज टू कनेक्ट द लग एंगल शुड बी 2। कम से कम हमें 2 को यूज़ करना ही पड़ेगा, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जब हम लग एंगल को यूज़ करते हैं तो हमें साफ साफ ये कोड में दे रखा है कि कम से कम हमें 2 को यूज़ करना ही, मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट्स कौन से होंगे 2 हमें रिवेट्स का यूज़ यहाँ पे करना होगा, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी बाय विच अ मेटल रेजिस्ट इम्पैक्ट लोड इज कॉल्ड। ऐसी मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो इम्पैक्ट लोड को रेजिस्ट करती है, रोकती है। तो ये तो सबको पता होगा क्योंकि ये हम लोग ने मैकेनिक्स में भी पढ़ रखा है ना। तो इस द राइट आंसर इज टफनेस। जो टफनेस होती है मेटल का, जो टफनेस प्रॉपर्टी होती है वो आपकी इम्पैक्ट लोड को, जो भी आपका इम्पैक्ट लोड आ रहा है उसको रेजिस्ट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वेल्डेड कनेक्शन आर प्रेफर टू रिवेटेड कनेक्शन बिकॉज। अब यहाँ पे साफ साफ पूछा है कि वेल्डेड कनेक्शन हम प्रेफर करते हैं रिवेटेड कनेक्शन के बजाय। क्यों करते हैं? क्योंकि वे दे आर इकोनॉमिकल ऑफ द ईज ऑफ कनेक्शन। क्या कनेक्शन करने में इजी होता है वेल्डेड? क्या इकोनॉमिकल होता है? द लॉस ऑफ मेंबर स्ट्रेंथ इज स्मॉलर, दे रिड्यूस द सेकेंडरी स्ट्रेंथ। तो सिंपल सी चीज़ है, जब मैंने वेल्डिंग पढ़ाई थी तो उस समय हमने एक चीज़ बताई थी कि वेल्डिंग के में क्या था, कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी जिसके लिए हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे सही आंसर आएगा वो होगा द लॉस ऑफ मेंबर स्ट्रेंथ इज स्मॉलर, ठीक है। तो जो मेंबर की स्ट्रेंथ लॉस होती है वेल्डिंग करने में और रिवेटेड करने में, हमारे जो मेंबर की स्ट्रेंथ लॉस होती है वो कम होती है वेल्डिंग के दौरान, ठीक है। तो सी इज़ द राइट आंसर। जब हम वेल्डिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ कम होगी, और जब रिवेटेड जॉइंट लगाते हैं तो भी स्ट्रेंथ कुछ कम होती है, लेकिन वेल्डिंग के केस में कम होती है, ठीक है। तो उसका जो लॉस होता है वो कम होता है, तो वेल्डिंग के लिए यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, इन द केस ऑफ अ टेंशन मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 एंगल्स बैक टू बैक ऑन द सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट। अब गसेट प्लेट के सेम साइड पे, ठीक है ना, 2 एंगल को हम कंसिस्ट कर रहे हैं। व्हाट इज K इक्वल टू एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग A1, एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग A2। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 होगा। जब सिंगल एंगल की बात होगी, ठीक है, तो फॉर सिंगल एंगल तो K का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2, ठीक है। A1 A2 हमें दे रखा है। और जब हम लोग बात करते हैं फॉर एंगल कनेक्टेड बैक टू बैक on the same side of the गसेट प्लेट। तो गसेट प्लेट तो सबको पता है, जहाँ पे कई सारे मेंबर्स को आके हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे K का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2। तो क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि टेंशन मेंबर है जो कंसिस्ट कर रहा है 2 एंगल को बैक टू बैक ऑन द सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे ये होगा, सब में सारे ये छूट गया है, ठीक है। 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2।
तो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि अभी मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। 9 क्वेश्चन कह रहा है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड स्टील आई सेक्शन आर क्लासिफाइड इनटू। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड स्टील आई सेक्शन के हिसाब से कितने सीरीज के आते हैं, कितने टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, ये बताना है। तो अब सिंपल सी बात है, हम लोग इधर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आई सेक्शन सबको पता है। ठीक है, कुछ इस तरह होता है। ठीक है, तो ये होती है विथ, बी से डिनोट करते हैं, ये होती है इसकी हाइट। ठीक, अब यह है गया आपका आई सेक्शन। अब इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड स्टील आई सेक्शन के हिसाब से 5 सीरीज होती है। ठीक है, पहली होती है आपकी ISJB। ISJB क्या कहते हैं इसको, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। ठीक, सेकंड कौन सी होती है, ISLB। इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। ठीक, थर्ड होती है आपकी ISMB। इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम। फोर्थ है ISWB। इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम। ठीक, एंड नेक्स्ट है 5 ISSC। इंडियन स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शन। ठीक है, तो ये 5 टाइप की सीरीज होती हैं आपके आई सेक्शन में। ठीक, तो इसलिए आंसर कौन सा होगा, 5 सीरीज। ठीक, क्लियर। चलो नेक्स्ट आते हैं। ए डक्टाइल स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज वन फॉर विच द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर। एक डक्टाइल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं कैसे, कि वो फ्रैक्चर से पहले प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या है, इज स्मॉलर देन द इलास्टिक डिफॉर्मेशन, व्हेन इज इक्वल टू द इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इज मच लार्जर देन द इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अब डक्टाइल स्ट्रक्चर है, अगर वो फ्रैक्चर से पहले उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ रहा है, तो सिंपल सी बात है कि उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन से ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो इज मच लार्जर देन द इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक, नेक्स्ट आता है, द स्ट्रेंथ at which steel fails under repeated application of load is known as। अब स्टील की यो बात हो रही है कि स्टील हमें फेल हो रही है अंडर रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ लोड पे। ठीक है, तो ड्यू टू साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक लोडिंग, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगी, स्ट्रेन एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाएगी। तो अब ये टफनेस से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जो आपकी स्ट्रेन एनर्जी है वो टफनेस से ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ पे फ्रैक्चर होगा ही होगा। ठीक है, जिससे आपकी स्टील फेल करेगी। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फैटिग स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसको हम लोग फैटिग स्ट्रेंथ बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कौन सा क्वेश्चन था, 11वां, कि फैटिग स्ट्रेंथ क्या होती है। ड्यू टू साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब समझते हो गए, ठीक है ना, ड्यू टू साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक लोडिंग, if total strain energy
एक्सीड द, किससे एक्सीड करेगी, टफनेस से, तब भी उसमें फ्रैक्चर होगा, टफनेस, देन फ्रैक्चर अगर एंड द strength corresponding to fatigue is known as fatigue strength. फैटिग स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो फैटिग स्ट्रेंथ कब आती है, जब आपके स्ट्रक्चर पे साइक्लिक लोडिंग होती है, ठीक है, तो वहाँ से आपकी स्ट्रेन एनर्जी हो जाती है, वो स्ट्रेन एनर्जी आपकी टफनेस से ज़्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपके जो स्ट्रक्चर होता है वो फेल हो जाता है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में इम्पैक्ट स्ट्रेंथ था, तो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ समझते हो क्या होता है कि मटेरियल की वो स्ट्रेंथ होती है जो रेजिस्ट करती है इम्पैक्ट लोडिंग को, ठीक है ना, जो इम्पैक्ट लोडिंग के अगेंस्ट होती है उसको कहते हैं इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, ठीक। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ सिंपल से समझो कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर बाय मटेरियल अगेंस्ट टेंशन। अब टेंशन के अगेंस्ट जो मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होगी जो उसको रोकेगी वो होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। और यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है कि यील्ड स्ट्रेंथ इज स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू यील्ड पॉइंट, ठीक है। तो ये हमने चलो चीज़ें डिस्कस कर ली। 11वें का राइट आंसर क्या होगा, फैटिग स्ट्रेंथ, ठीक। नेक्स्ट आते हैं 12वें पे, द रेशियो ऑफ इलास्टिक मॉड्यूलस टू प्लास्टिक मॉड्यूलस फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ स्टील। अब स्टील का आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हमें रेशियो निकालना है इलास्टिक मॉड्यूलस का और प्लास्टिक मॉड्यूलस का, ठीक। चलो यहाँ कर लो, 12वां नंबर है। अब हम जानते हैं कि रेशियो निकालना है, आर निकालना है इलास्टिक अपॉन प्लास्टिक, ठीक। अब इसके लिए क्या कर सकते हो कि मान लो My अपॉन My से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, ठीक। तो ये ऊपर तो 1 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा MP अपॉन My। और MP अपॉन My क्या होता है, सेफ फैक्टर कहलाता है, ठीक है, क्योंकि MP अपॉन My को कहते हैं हम लोग सेफ फैक्टर, ठीक। अब हमें देखो क्वेश्चन कुछ दे रखा है क्या, रेशियो निकालना है इलास्टिक मॉड्यूलस और प्लास्टिक मॉड्यूलस रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो सेफ फैक्टर होता है रेक्टेंगुलर, क्योंकि हमें रेक्टेंगुलर सेक्शन दे रखा है, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए सेफ फैक्टर कितना होता है, 1.5 होता है। सेफ फैक्टर जो होता है वो 1.5 होता है, ठीक है। तो 1 अपॉन 1.5 कर लो, ये पता होना चाहिए सबको, ठीक है। सेफ फैक्टर रेक्टेंगुलर सेक्शन का 1.5 होता है, तो 1 अपॉन 1.5 करोगे तो ये आएगा आपका 0.66, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो 0.66, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड इज। अब फिलेट वेल्ड की इफेक्टिव लेंथ निकालना है, ये तो मैंने अपने लेक्चर में ही बताया था। क्या होता है भाई, टोटल लेंथ में से हम -2 इंटू वेल्ड साइज कर देते हैं, ठीक है ना। ये तो बताया था कि टोटल लेंथ में से जो आपकी टोटल लेंथ होगी उसमें से हम -2 करते हैं वेल्ड साइज। देखो यहाँ पे हम ऐसे बता भी देते हैं क्या हुआ है, इसमें सिंपल सी कहानी है। 13 क्वेश्चन देख लो, याद रहेगा, फिगर बनाता हूँ याद रहेगा। मान लो ये आपकी वेल्डिंग हो रखी है, ठीक। तो अब यहाँ से इफेक्टिव लेंथ पूछा है, तो ये पोर्शन और यहाँ से ये पोर्शन, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका वेल्ड साइज है, इतना आपका वेल्ड साइज है, ठीक है। तो इफेक्टिव पोर्शन कितना होगा, केवल ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन आपका इफेक्टिव होगा। तो क्या करोगे, सिंपल सी चीज़, L में से टोटल लेंथ क्या है, टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, ठीक है। तो टोटल लेंथ में से माइनस कर दो 2 टाइम्स, 2 टाइम्स क्या होगा, एक साइड एक बार ये और एक बार ये लेंथ, ये माइनस कर दो वेल्ड साइज, ठीक है। जैसे माइनस करोगे तो हमें इतनी
लेंथ पता चल जाएगी। यही हमारी इफेक्टिव लेंथ होती है। क्लियर? ठीक है, चलो पता चल गया। नेक्स्ट आते हैं भाई, 4 वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द सेम मटेरियल। तो सेम मटेरियल के 4 वर्टिकल कॉलम है। हाइट एंड वेट हैव द सेम एंड कंडीशन। उसकी हाइट और वेट दोनों ही सेम एंड कंडीशन पे हैं। द बकलिंग लोड विल बी द लार्जेस्ट। जो उसका बकलिंग लोड है वो लार्जेस्ट होगा फॉर अ कॉलम के लिए। हैविंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ, तो उस कॉलम का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? क्या वो सॉलिड स्क्वायर होगा, क्या वो थिन हॉलो सर्कल होगा, कि सॉलिड सर्कल होगा, कि एस सेक्शन होगा? भाई सिंपल सी बात है कि हम लोग जानते हैं, ये तो सबने पढ़ा होगा, P = पाई स्क्वायर EI अपॉन L इफेक्टिव। ठीक है, यूलर्स बकलिंग लोड, ये तो जानते हो। अब सिंपल सी बात है, वो कह रहा है कि वेट सेम है, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑल क्रॉस सेक्शन विल बी सेम। ठीक है, ये बोल रहा है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हॉलो सर्कल का वो ज़्यादा होगा रिमेनिंग सेक्शन से। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सर्कल का ज़्यादा होता है इन सारे सेक्शन से। तो यहाँ सिंपल सी बात है, तो जो बकलिंग लोड होगा वो लार्जेस्ट किसका होगा? वो कॉलम के लिए जो लार्जेस्ट होगा वो हॉलो सर्कल का ही लार्जेस्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए बी इज द राइट आंसर। थिन हॉलो सर्कल का ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आते हैं, Which of the following section should be preferably be used at a place where torsion occur? अब कह रहा है क्वेश्चन में कि फॉलोइंग सेक्शन में कौन सा हमारा सेक्शन प्रेफर करेंगे हम, जिसको जो आपके टॉर्सन को अकर करने से हो। ठीक है, प्रेफरेबली बी यूज एट अ प्लेस वेयर टॉर्सन अकर। तो जहाँ पे टॉर्सन अकर हो रहा होगा वहाँ पे हम ऐसे कौन सा सेक्शन का यूज़ करेंगे? ठीक, तो एंगल सेक्शन का यूज़ कर लें, बॉक्स का कर लें, चैनल का कर लें, आई का कर लें। तो सिंपल सी बात है, जो ऐसा कहीं होगा जहाँ पे टॉर्सन लग रहा होगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम लोग बॉक्स सेक्शन का यूज़ करते हैं, क्योंकि बॉक्स सेक्शन क्या करता है, ये टॉर्सन के लिए, टॉर्सन को रेजिस्ट करने के लिए स्ट्रांग होता है। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार का होता है, देख लो। सिंपल सी बात है, बॉक्स है तो ऐसा बनेगा। ठीक, अब इस पर टॉर्सन लगाओगे तुम, तो टॉर्सन लगाओ, घुमाओगे, ठीक है, तो ये नहीं घूमेगा, स्ट्रांग है क्योंकि। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे अगर कहीं पे टॉर्सन लग रहा होगा तो वहाँ पे हम बॉक्स सेक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट हो। ए स्टील प्लेट इज 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 10 mm थिक। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर वाइड है और आपका ये कितना, एक सेकेंड, यहाँ सेंटीमीटर नहीं होगा, mm ही होगा। ठीक है, 30 mm wide and 10 mm thick. A rivet of nominal diameter 18 mm is driven. The net sectional area of the plate. ठीक है, क्या पूछा उसने? सेक्शनल एरिया पूछा है कि उसका एरिया निकालो। ठीक, निकल जाएगा। देखो यहाँ से 16वां क्वेश्चन है ना। अब हमें मालूम है कि डायामीटर ऑफ रिवेट होल कितना दे रखा है इन्होंने। डायामीटर ऑफ रिवेट होल नॉमिनल डाया 18 mm। ठीक, तो 18 mm के लिए 25 mm से कम है, तो 18 में हम कितना ऐड करेंगे? 1.5 करेंगे, तो ये 19.5 mm होगा डायामीटर ऑफ रिवेट होल। ठीक है, ये क्लियर। अब हमसे नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछा है। नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछा है किसका? प्लेट का, एरिया ऑफ प्लेट। ठीक, मान लो ये हमारी प्लेट है। ठीक, ये हमारी प्लेट है। यहाँ पे हमने होल कर रखा है। ठीक, मान लो एक यहाँ पे होल है। अब हमको इसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे भाई? सिंपल सी बात है कि 30 mm की तो इसकी विड्थ दे रखी है। ठीक, और कितने उसकी दे रखी है भाई, ये भी देख लें। 30 mm की विड्थ दे रखी है और 10 mm की थिक दे रखी है। ये एक काम करते हैं, ये फिर सेंटीमीटर ही में होगा भाई। ठीक है, इसको सेंटीमीटर ही सही, चलो सेंटीमीटर में कह के करते हैं। ठीक है, 10 mm की, तो 10 mm को अगर तुम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई दे रखी है, 1 सेंटीमीटर
और ये 30 सेंटीमीटर। ठीक, चलो सेंटीमीटर के उससे कर लेते हैं। अब हमें निकालना क्या है भैया, हमें निकालना है कि इसका एरिया कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, विथ है 30 सेंटीमीटर की, माइनस करो डाया ऑफ होल 19.5। ठीक, तो हमें इतनी चीज़ पता चल जाएगी। ठीक, अगर 30 में से हम ये डाया इसका घटा दें तो हमें इतनी चीज़ पता चल जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर दो मोटाई से, मोटाई कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे कितना आएगा 28.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 28.05 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक, तो ऑप्शन देख लो 28.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, द प्रॉपर्टी बाय विच अ मेटल रेजिस्ट इम्पैक्ट लोड इज कॉल्ड। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया कि इम्पैक्ट लोड को कौन करता है, टफनेस, अभी बताया। ठीक, तो बी इज द राइट आंसर। 18 पे आओ, लोड फैक्टर इज डिफाइंड एज। अब लोड फैक्टर को कौन डिफाइन करता है, अल्टीमेट लोड अपॉन यील्ड लोड, यील्ड लोड अपॉन वर्किंग लोड, अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड। तो चलो यहाँ लिख देते हैं लोड फैक्टर का फॉर्मूला। लोड फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड, ये होता है आपका लोड फैक्टर। ठीक, लोड फैक्टर का एक और फॉर्मूला होता है, लोड फैक्टर इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई सेफ फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सी अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन विल हैव लार्जेस्ट सेफ फैक्टर। अब इसमें से कौन सा लार्जेस्ट सेफ फैक्टर होगा, तो ये तो भाई देखो याद करने वाली वैल्यू है। रेक्टेंगल का कितना होता है, अभी बताया 1.5 होता है। आई सेक्शन का कितना होता है सेफ फैक्टर 1.2 होता है। सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का सेफ फैक्टर 1.7 होता है और डायमंड का होता है 2.0। ठीक है, तो एक काम करते हैं और भी सेक्शन उनका भी बता देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ताकि तुम लोगों को याद रहेगा। 19 क्वेश्चन है, देखो आई सेक्शन जो होता है कुछ इस प्रकार होगा, ऐसे बनता है आई सेक्शन। इसका कितना होता है 1.2, सेफ फैक्टर की बात होती है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हॉलो सर्कुलर पे, वो कुछ ऐसा होगा। इसका सेफ फैक्टर कितना होता है 1.27। फिर रेक्टेंगुलर का कितना होता है, अभी बताया 1.5। एच का कितना होता है, एच इसका कितना होता है 1.5 होता है। फिर सॉलिड सर्कुलर की बात होगी तो कितना होगा 1.7 होता है। ये सेफ फैक्टर हैं सारे 1.7 1.5। ठीक है, डायमंड की बात करें तो डायमंड का होता है 2। ठीक, 2.0। और इसके बाद ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल का डायमंड से भी ज़्यादा होता है 2.34। ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी भाई। तो लेकिन हमारे क्वेश्चन में ट्रायंगल नहीं है, हमारे क्वेश्चन में क्या डायमंड तक है, तो डायमंड का 2 होता है। तो मतलब आंसर कौन सा सही होगा, डी, क्योंकि पूछा कि सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट बात है, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार शुड नॉट एक्सीड। ये तो कोर्ट से उठा लिया है क्वेश्चन उन्होंने कि लेसिंग बार का स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है। सब जानते हैं कि ये 145 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 145 इज द राइट आंसर। ठीक, सी इज द राइट आंसर। लेसिंग बार इन स्टील कॉलम शुड बी डिजाइन टू रेजिस्ट। अब जो लेसिंग बार को हम स्टील कॉलम में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो किस लिए कर रहे हैं, वो क्या रेजिस्ट करेगा, क्या रोकेगा। तो सिंपल सी बात है, जो आपका लेसिंग बार होता है ये आपके जो आपका ट्रांसवर्स शियर लगता है उसके इक्वल होता है 2.5% ऑफ टोटल एक्सियल फोर्स। ठीक है ना, तो मतलब कि जो आपका V है वो 2.5
परसेंट है तो बटे 100 कर लो इंटू पी, ठीक है। तो इसमें देखो बेंडिंग मोमेंट नहीं, शियर फोर्स ड्यू टू 2.5% ऑफ द कॉलम लोड। तो कॉलम लोड क्या है आपका, पी है, उसका 2.5%, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। लेसिंग बार की बात हो रही है। नेक्स्ट आते हैं द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ स्टील कॉलम। स्टील कॉलम में जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो मैक्सिमम है। द डिज़ाइन ऑफ विच इज गवर्न बाय विंड और सिस्मिक फोर्सेस। अब सिस्मिक फोर्स की बात हो रही है भाई यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, जब सिस्मिक फोर्स और विंड फोर्स है तो उसमें क्या होगा, उसका आंसर जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो 250 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ हम बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है कि जब आपका लाइव लोड और डेड लोड की बात होगी, ठीक है, तो स्लेंडरनेस रेशियो जो है फॉर कंप्रेशन मेंबर शुड बी, उतना होना ही चाहिए, शुड बी, ठीक। तो बात होगी अगर पहले की कि डेड लोड एंड लाइव लोड 180, ठीक है। याद करना भाई, ये कोड में होती है पर याद करना पड़ेगा। डेड लोड लाइव लोड के लिए 180 होता है, ठीक है। अगर आपका विंड लोड या सीस्मिक या अर्थक्वेक सीस्मिक लोड हो या अर्थक्वेक लोड हो तो उसके लिए कितनी वैल्यू होती है, 250। थर्ड, अगर आपका कंप्रेशन फ्लैंज हो बीम का, ठीक है, कंप्रेशन फ्लैंज हो बीम के लिए ऑफ बीम, तो यहाँ पे 300 हो जाती है। अगर आपकी ब्रेसिंग मेंबर की बात हो, ब्रेसिंग मेंबर ऑफ ट्रस, ठीक है, तो ट्रस का जो ब्रेसिंग मेंबर होता है उसके लिए भी 300 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना ऑप्शन होगा वो 250 होगा। ये भी कोड से उठाया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन। भैया हम ये बताए थे कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिलेट वेल्ड का यूज़ करते हैं जब अपना एक मेंबर ऐसा होता है और एक मेंबर हमारा कुछ ऐसा होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग वेल्डिंग करते हैं, ये बताया था मैंने, ठीक। इसी को फिलेट वेल्डिंग बोलते हैं। अब इसका पूछा कि इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, ठीक। तो ऑप्शन क्या है, 2 टाइम्स ऑफ वेल्ड साइज, 4 टाइम्स, सिंपल सा बताया था शायद, 4 टाइम्स ऑफ वेल्ड साइज होता है, ठीक है ना। जो मिनिमम लेंथ होती है वेल्ड की वो कितनी होती है इफेक्टिव, 4s, ठीक, 4s, तो 4 टाइम्स ऑफ वेल्ड साइज। सो बी इज द राइट आंसर। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वेल्ड थ्रोट इज द, तो वेल्ड थ्रोट के लिए जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, मिनिमम डायमेंशन, एवरेज, मैक्सिमम, नन ऑफ दिस। बताया था जो मिनिमम डायमेंशन होती है वेल्डिंग की, ये वाली याद कर लो, ये जो मिनिमम डायमेंशन निकल के आ रही थी ये वाली, ठीक है, बताया था ये वीडियो में, मिनिमम डायमेंशन, ठीक। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बोल्ट आर मोस्ट सुटेबल टू कैरी। बोल्ट क्या कैरी करते हैं, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, कि आपका एक्सियल टेंशन या शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो सिंपल से याद रखो, जो बोल्ट हैं वो कैरी करते हैं सबसे पहली चीज टेंशन को, फिर शियर एंड फिर शियर एंड टेंशन बोथ, शियर एंड टेंशन बोथ, ठीक। तो यहाँ पर टेंशन तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, शियर फोर्स है, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन कि आपकी एफिशिएंसी ऑफ ए रिवेटेड जॉइंट, तो रिवेटेड जॉइंट की एफिशिएंसी पूछ रहे हैं, हैविंग द मिनिमम पिच एज पर IS 800। तो मिनिमम पिच हम कितनी लेते हैं रिवेट जॉइंट में, 2.5D, ठीक। चलो इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। कि हम जानते हैं मिनिमम पिच हमारी होती है 2.5D, ठीक। अब यहाँ डायग्राम बनाते हैं, चलो पहले एक प्लेट का डायग्राम बना लो, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एफिशिएंसी निकालनी है भैया, याद रखना, यहाँ पे होल है, ठीक। तो अब देखो भाई, मिनिमम पिच 2.5D है। अब हम जानते हैं कि टेयरिंग स्ट्रेंथ क्या होती है,
ठीक है ना। टियरिंग स्ट्रेंथ का क्या फॉर्मूला था, टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट की बात कर रहे हैं तो क्या फॉर्मूला था, P माइनस डी इंटू टी सिग्मा टी। P क्या है भैया, P है हमारा ये, इसको हमने P मान लो, ये हमारी डायामीटर D और T क्या है ये, ठीक। तो P में से D घटा दें इंटू T कर दें और फिर सिग्मा T तो जानते ही हो, ठीक। लेकिन अगर मान लो कि हमारे इस प्लेट पे डाया ऑफ होल है ही नहीं, यहाँ पे अभी हमने रिवेट लगाया ही नहीं है, तब फिर क्या होगी, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट विदाउट होल रिडक्शन, तो यहाँ पे P इंटू टी कर लो इंटू सिग्मा टी, ठीक, क्योंकि डाया है ना, माइनस हो गई नहीं कुछ, ठीक। अब यहाँ पे हमको निकालनी है एफिशिएंसी, तो क्या फॉर्मूला है, P माइनस डी इंटू टी सिग्मा टी अपॉन, उस प्लेट से करेंगे जहाँ पे हमारा होल नहीं है, तो P इंटू टी इंटू सिग्मा टी मल्टीप्लाई 100, क्योंकि एफिशिएंसी निकालनी तो परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो अब हमको मालूम कि एफिशिएंसी P कितना है, P है 2.5D, क्योंकि हमने माना कि मिनिमम पिच है, तो 2.5D माइनस D इंटू टी सिग्मा टी अपॉन 2.5D इंटू टी टू सिग्मा टी इंटू 100, P इक्वल टू 2.5D, क्योंकि मिनिमम पिच यही लेते ही हैं, रिवेट के केस में मिनिमम पिच हम 2.5D लेते हैं, याद रखना, ठीक। तो एक सेकंड, पिच की बात हो रही है, ठीक है ना, तो जो फोर्स लग रहा है वो हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है भैया, तो पिच हमारी ये नहीं होगी, यहाँ पे पिच हमारी ये वाली होगी, ये क्लियर कर लो, ये होगी पिच, ठीक। अब बात यहाँ पे सॉल्व करो फटाक से, तो ये हो जाएगा 1.5D इंटू टी इंटू सिग्मा टी, नीचे क्या होगा 2.5D इंटू टी इंटू सिग्मा टी कटा, टी से टी कटा, इंटू 100 तो है ही है। अब इसको सॉल्व कर लो, डी से डी काट लो, तो 1.5 अपॉन 2.5 इंटू 100, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे आएगा, पॉइंट से पॉइंट कटा, 5 से 15, 55 25, 5 2 10, 0 3 2 6 60, तो 60% इज द राइट आंसर। देख लो यहाँ पे ऑप्शन में 60 है, तो 60% इज द राइट आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने अपने 26 क्वेश्चन MCQ के स्टील के देखे, ठीक। आई होप गाइस कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। जय हिंद, जय भारत।